लोग एनसीईआरटी क्लास 7th के थर्ड चैप्टर में आते हैं। थर्ड चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी है। अब इसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं वो क्यों घूमती है, तो ये इसका घूमने के कारण है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसमें हमेशा धीरे धीरे गति होने के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो परपट्टी है वहां पर होते हैं, उन्हें बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियां दो तरह की होती है, अंतर्जनिक और बहिर्जनित। अंतर्जनिक में आकस्मिक और पटल विपूरण बल होता है। आकस्मिक में हो गया भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और पटल विरूपण बल में हो गया पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित में अपर्दन और निक्षेपण होता है, जिसमें नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद होगा। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी आकार असमान आकार की प्लेट होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसमें एक चित्र 3.2 में एक ज्वालामुखी को दिखाया गया है। तो मैग्मा कोस्ट अंदर के भाग को कहते हैं, और उसके साइड के जो पट्टी होती है वो मैंटल होता है, और सबसे नीचे और उसके ऊपर परपट्टी होता है। मैंटल जो है पृथ्वी का भाग है, परपट्टी भी पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है। और ये जो मैग्मा जो निकलता है वो मेंटल से निकलता है, और मेंटल से निकलते हुए देखिए ये कैसे आगे की तरफ ऊपर फैलता है, और फैलने पे लावा, निकास या वेंट और क्रेटर, गैस एवं राखें यहाँ से निकलती है। अब आते हैं साइड में आप लोग को दिया हुआ है शब्द उत्पत्ति। एंडो का मतलब होता है अंतः, और जेनी का मतलब उत्पत्ति, यानी कि जिसकी उत्पत्ति अंतः यानी अंदर हुई हो उसको एंडोजेनिक, और एक्सो का मतलब होता है बाह्य, और जेनी का मतलब उत्पत्ति, यानी जिसकी उत्पत्ति बाहर हुई हो उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति उत्पन्न करता है, और इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी भूकंप किसे कहते हैं? जब स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह में कंपन होता है, ठीक, और यही कंपन चारों ओर गति करता है। जब गति करता है तो उसको भूकंप कहते हैं, जो कि चित्र 3.3 में दिखाया गया है। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम यानी कि जिसकी उत्पत्ति हुई हो, और वह केंद्र जहाँ पे जिस केंद्र पे, जिस बिंदु पे उसकी उत्पत्ति हुई हो वह उद्गम केंद्र कहलाता है। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र से उत्कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि वह अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। जिस जगह पे भूकंप निकलती है वहां पे ज्यादा कंपन होती है, और वहीं धीरे धीरे जैसे उसकी दूरी बढ़ते जाती है उसकी कंपन भी कम होते जाती है। यहाँ पे क्या आप जानते हैं साइड में दिया है कि भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है, एक्स, पी और एल तरंगे।
या पी तरंगदैर्घ्य अथवा अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंग, और एल तरंगे को अथवा पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ठीक, और उद्गम केंद्र देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसमें अधिक केंद्र यानी उसी पॉइंट से जस्ट ऊपर जाएंगे तो वह अधिक केंद्र कहलाता है। और उसके बाद जैसे जैसे उसकी वह आगे ऊपर आने पे जैसे जैसे वह बढ़ता है वह प्लेट सीमा कहलाता है। और भूकंपीय देखिए तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब के मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। तो ये जितने भी तालाब या समुद्र की जितने भी जीव जंतु हैं जब वो समुद्र से बाहर की तरफ आने लगते हैं तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है, क्योंकि अंदर गति होती है, वही गति के कारण वो सब बाहर आते हैं और बाहर आते हैं जिससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, भुज में भूकंप के झटके। भुज एक जगह है जहाँ पे भूकंप के झटके थे। तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप मापा गया था। उसके बाद है सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 9 से 71 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। ये जो भूकंप आया था, भुज भूकंप जो आया था, ये 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 को। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति एक तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने का हालात चिंताजनक थी। यानी कि जब हमें जीने के लिए भोजन चाहिए तो वो नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण भी उनकी स्थिति खराब थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई थी। ये भूकंप आने पे सारी चीजें ये बहुत दिनों के लिए काट दी जाती है, क्योंकि भूकंप से अगर ये सब फोन लाइनें जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वह ऑन रहती है तो आग लगने का ज़्यादातर चांस बनता है, इसलिए इसको काट दी जाती है। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठिया के पलटने के कारण कई स्थानों पर आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा किस क्षेत्र में लागू होती है? जब भूकंप आया हो, बाढ़ हो या बाह्य आक्रमण कोई युद्ध करता है तो ये हम लोगों को पॉलिटी में यानी राजनीतिक शास्त्र में पढ़ना है। तो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगती है। जब इस तरह के जो भी जैसे बाढ़, सुखाड़ या आग लगते हैं, ज़्यादातर तबाही वाले जब काम हो, जो भी ज़्यादा तबाही जिस राज्य में होती है तो उस राज्य को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए उस सरकार ने केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे सहायता मांगती है कि हमें इसको राज्य को अपने फिर से शुरू करना है। ये भुज जो है ये गुजरात में है और गुजरात में ये जो भुज भूकंप आई थी वह 26 जनवरी 2001 को आई थी। यहाँ पे क्या आप जानते हैं हमें कुछ दिया हुआ है, तो आइए उसे हम पढ़ते हैं वह क्या दिया है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी भी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होगी उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। यानी नहीं के बराबर किसका प्रभाव होता है? जिसकी तीव्रता 2.0 से कम होगी। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचाता है और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है
वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली में जान माल घर सारे बहुत चीज़ों की क्षति पहुंचती है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं भूकंप से बचाव के लिए तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले। सुरक्षित स्थान मतलब रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में जाएं और इनसे दूर रहे। कहाँ किन किन स्थानों से हमें दूर रहना है, तो आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण, शीशा एवं तस्वीर वाले फ्रेम से। पहले से तैयार है। अपने दोस्तों या पारिवारिक सदस्यों को बीच जागरूकता फैलाएं कि एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। जब भी इस तरह की समस्याएं आए तो जागरूकता कैसे फैलाएंगे कि हमें कहाँ किस स्थान पे सुरक्षित हम रह सकते हैं, उनके बारे में बताएं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम उनको बता करके जागरूक कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, मुख्य स्थलाकृतियां अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृष्टिभूमि लगातार विघटित होती रहती है और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब आते हैं नदी के कार्य। नदी के क्या क्या कार्य हैं। नदी के जल से दृष्टिभूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यानी कि जलप्रपात कब बनता है, जब नदी के जल से जब नदी का खड़े ढाल से यानी कि काफी ऊंचाई कुछ ऊंचाई से जब गिरती है, जिस स्थान पर गिरती है वह अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अब देखें चित्र 3.5 में कठोर शैल, ये पिक्चर में दिखाया गया कठोर शैल किसे है, और जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु जल। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और वे इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यानी विसर्प किसे कहते हैं, जब जिस जगह पे मोड़ान होता है किसी नदी का, यानी कि अगर वो पूरब से आ रही है और पश्चिम की तरफ जब मुड़ना है तो पश्चिम की तरफ मुड़ने पे जिस स्थान पे मुड़ती है वह विसर्प कहलाती है। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिन्हें चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। इसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, जब नदियां अपने साथ अवसादों को लाती है, मिट्टी एवं पदार्थों के अवसादों को लाती है तो इससे एक समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तथित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। इसी पेज में की साइड में लिखा है, क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। जब हम वर्ल्ड के मैप को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका कहाँ है और दक्षिण अमेरिका देखेंगे फिर उसके अंदर वेनेजुएला कहाँ है। वहीं पे एक एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात
उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक जाते जाते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है। यह हम लोग पहले पढ़ चुके। फिर नदी धाराओं में बह जाती है, जिसे वितरिका कहता है। जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? जब सभी मुहाने के अवसादों का जब संग्रह जहाँ पे होता है वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो हम इस चित्र 3.7 से देख के बता सकते हैं। एक मुख्य नदी है। मुख्य नदी जब आ रही है तो अपने साथ सब बहुत सारी वितरिकाएं में फैल जाती है और वही वितरिकाएं जब फैलती है तो जिस जगह पे आके सब मिलती है वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। जहाँ संग्रह होता है वह डेल्टा का निर्माण करती है। अब आते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराते रहती है जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को एस्टैक कहते हैं, जो कि चित्र 3.8 में दिखाया गया है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं और समुद्री किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अब आते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। गहरे गर्त का निर्माण कौन करता है? तो हिमनद करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे एक सुंदर झील बन जाते हैं। यानी कि झील का निर्माण कैसे होता है? जब हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करती है तो पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और उसी से झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपक हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब आते हैं हम लोग पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जहाँ पे बालू उलू की दुकान होती है वहाँ पे आप देखिएगा, उसको इमेजिन कीजिएगा, उस रेगिस्तान को उससे इमेजिन कीजिएगा। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करके प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल से ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देती है। इसको बालू टिब्बा भी कहते हैं, जो कि चित्र 3.10 में दिखाया गया है। तो उसमें जो ऊंचे ऊंचे जो बालू दिखाई गए वही बालू टिब्बा है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। प्लेटें क्यों घूमती है? प्लेटें इसलिए घूमती है क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में लगातार गति होती रहती है, इसी कारण प्लेटें घूमती है। बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है? पृथ्वी के गति के कारण पृथ्वी में
सतह में परिवर्तन होता है और गतियाँ उत्पन्न होती है। गतियाँ उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गतियाँ उत्पन्न होती है उसे अंतर्जनिक बल कहते हैं, और जो बाह्य में गति उत्पन्न होती है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। अपरदन क्या है? तो अपरदन की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है कि पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण जब नदियाँ अपने तटों से बाहर बहने लगती है तब उस क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों की अवसाद को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा उसे कहते हैं जब पवन चलने पर जब पवन के साथ साथ रेत को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, तो जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री पुलिन का निर्माण जब समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चाप झील क्या है? चाप झील जब विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है तो विसर्प लूप के सिरे के निकट आ जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप नदी में कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो समुद्री तरंग की विशेषता सैल नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है हिमोड। प्रकृति की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी होती है। छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है नदी घाटी में। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का सही मिलाने के लिए। हिमनद हो गया बर्फ की नदियाँ, विसर्प हो गया समुद्री तट, पुलिन हो गया समुद्र भीगु, बालू टिब्बा आपको रेगिस्तान हो गया, जलप्रपात आपको नदियाँ हो गया और भूकंप हो गया पृथ्वी की नदियाँ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि आप सेल को जिन्हें रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार को सेल को देखते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। जब पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग में आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आकार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। ठीक। बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। क्यों? बाढ़कृत मैदान में सारे पोषक तत्व भी होते हैं और वो उसमें नमी भी होती है। बाढ़ के मैदान जो मिट्टियाँ आती है, जो अच्छेपन अवसाद लाती है, वो अपने साथ सारे पोषक तत्वों को भी साथ में उसमें लाती है जो कि मिट्टी में होने चाहिए। इसीलिए बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। समुद्री गुफा एस्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो समुद्री गुफा एस्टेक रूप में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती है और टकराने के कारण ही उसमें दरार आ जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इसीलिए समुद्री गुफा एस्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। क्यों? क्योंकि भूकंप के दौरान जब इमारतें इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी के अंदर जब कंपन होती है तो वो इतनी तेज गति से होती है जिसको रोकना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है, और जब भूकंप आती है तो पृथ्वी में भी गतियाँ होने लगती है, और पृथ्वी में गति होने के कारण ही इमारतें गिरने लगती है, पेड़ पौधे गिरने लगते हैं। इस प्रकार हमारा क्लास 7 का 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।